हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 3 विद्युत रसायन के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। साथ ही हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और एग्जाम के व्यू से दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। इससे पहले के लेक्चर्स में हम दोनों ही सेल पढ़ चुके हैं, विद्युत रासायनिक सेल भी और विद्युत अपघटनी सेल भी। तो पहला अंतर तो उसकी परिभाषा से ही हम लिख सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम पढ़े हैं और बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों को ध्यान देना है। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उनको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। मतलब ये सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। और दोनों सेलों में जो दूसरा अंतर है वो यहीं से आपको मिलेगा। देखो, विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि यह सेल यानी कि इस सेल में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस सेल से हमको विद्युत धारा मिलता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या है कि इस सेल में हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक अंतर ये भी हम लिख सकते हैं, इस सेल में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जबकि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये तो हो गया विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में दो अंतर। दोनों का चित्र यानी कि संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है विद्युत अपघटनी सेल, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं साल्वेट्रफ सेल। और ये है विद्युत रासायनिक सेल, जिसका सबसे सरल एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आप यहां से भी देख सकते हो। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड जो है दो अलग अलग विलयन में हैं और अलग अलग पात्र में भी हैं। दो इलेक्ट्रोड हैं लेकिन दोनों अलग अलग विलयन में डूबे हुए हैं और अलग अलग पात्र में भी हैं। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में एक ही पात्र में डूबे हैं। तो यह भी एक अंतर है। विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड दो अलग अलग विलयन में तथा दो अलग अलग पात्रों में डूबे होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में और एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। और क्या अंतर दिख रहा है, देखो यहां से। ये जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें कैथोड जो है ऋण ध्रुव होता है और एनोड जो है धन ध्रुव होता है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा है, यहाँ एनोड जो है ऋण ध्रुव है जबकि कैथोड जो है धन ध्रुव है। ये एनोड जो है ऋण ध्रुव है और एक कॉपर का जो कैथोड रहता है ये धन ध्रुव होता है। तो ये भी एक अंतर है दोनों सेलों में। साथ ही साथ हम दोनों सेलों में यह देख रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों विलयनों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो ये तो हो गया विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में 5 अंतर। वैसे एग्जाम के व्यू से कहें तो 4 अंतर से ज्यादा नहीं पूछता है, तो कम से कम आपको 4 अंतर आना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। वैसे एक अंतर और भी लिख सकते हैं। देखो, ये विद्युत अपघटनी सेल में हम बाहर से धारा प्रवाहित करते हैं, तब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। मतलब कार्य कौन कर रहा है, बाहर से हम सेल पर कार्य कर रहे हैं, जबकि यहां पर ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत रासायनिक सेल में कार्य कौन कर रहा है, ये तो सेल कार्य कर रहा है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल इसमें कौन कार्य कर रहा है, तो सेल पर कार्य किया जा रहा है। शब्दों को ध्यान देना, विद्युत रासायनिक सेल में सेल के द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में सेल पर कार्य किया जाता है। तो ये भी एक अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। नोट्स बनाने के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये विद्युत रासायनिक सेल और ये विद्युत अपघटनी सेल में 5 अंतर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो अभी हम देखें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। इसके बाद हम देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब हम कहते हैं तो यहां पर 3 शब्द हैं, ध्यान दो। एक तो मानक, दूसरा इलेक्ट्रोड और तीसरा है विभव। अगर आप तीनों शब्दों के अर्थ जानते हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखना बहुत ही आसान है। और इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या है। पढ़े हैं ना इससे पहले के लेक्चर में, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब होता है धातु का क्षण। जब हम किसी धातु के क्षण को उसके अपने ही आयनों के विलयन में मिला देते हैं, तब उस धातु के क्षण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, यहां पर हम जिंक के क्षण को किसमें डुबाए हैं, ये जिंक का क्षण है, उसको हम डुबाए हैं जिंक सल्फेट के विलयन में। अब ये जो जिंक का क्षण है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड। मतलब क्षण से क्या बन गया, इलेक्ट्रोड बन गया। क्षण से इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, जब किसी धातु के क्षण को उसके अपने ही आयनों के विद्युत अपघट्य विलयन में डुबा दिया जाता है। वैसे यहां पर भी देख सकते हो, कॉपर का क्षण था, तांबा का क्षण था, लेकिन तांबे के क्षण को हम जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए तो उसको हम कहेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड। अब आपको जानना है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड जैसे ही समझ में आता है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव, तो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है यहां पर आप पढ़े हैं कि जिंक में ऑक्सीकरण होता है और कॉपर में अपचयन होता है। मतलब जैसे ही सेल का परिपथ हम पूर्ण करते हैं, ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसी इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर जो है ग्रहण करता है। मतलब एक इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या किया, इसको समझो। यहां पर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, वो क्या किया, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बनाया, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसीलिए इसको हम कहते हैं एनोड, क्योंकि एनोड की परिभाषा होता है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। ये कैथोड पर क्या कार्य होता है, तो यहां पर कॉपर आयन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ये कॉपर के रूप में अपचयित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव का सामान्य डिफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति। देखो
इलेक्ट्रोड विभव मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब दो शब्द आ रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोड विभव जो है दो प्रकार का होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम अपचयन विभव कहेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा हो गया अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे, तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को उसका ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसी प्रकार से अपचयन विभव कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो यह हो गया इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं अपचयन विभव। वैसे विभव हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। अब यहां पर इस परिभाषा को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसको और एक्सप्लेन करें तो कैसे कहेंगे, देखिए, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसके धातु और आयन के बीच में, धातु और आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को, इनके बीच उत्पन्न विभवांतर को हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल के तौर पे क्या लिए हैं, जिंक सॉलिड से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन, और ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये जिंक सॉलिड और जिंक आयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी विभवांतर को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। इसी प्रकार की परिभाषा हम बना सकते हैं अपचयन विभव के लिए। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उसके आयन और धातु के बीच उत्पन्न विभवांतर को उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं ये देखिए। ऑक्सीकरण विभव, मान लो हमको जिंक के ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करना है तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे ई, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सी लिख सकते हो। किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं जिंक सॉलिड से ये बन रहा है जिंक आयन, तो ये हो जाएगा जिंक का ऑक्सीकरण विभव। इसी प्रकार अगर अपचयन विभव को प्रदर्शित करना है तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे ई रिडक्शन से। रिडक्शन मतलब अपचयन, तो अपचयन विभव का संकेत हो जाएगा ई रिडक्शन। किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो यहां पर आप कर सकते हो कॉपर 2+ आयन से क्या बना है, कॉपर के रूप में ये अपचयित हो गया है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की परिभाषा। अब हमको समझना है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव अगर दो प्रकार का है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इसका मतलब यह हुआ कि मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार का होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। ये ऑक्सीकरण विभव से क्या बनेगा, इससे बनेगा मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। इसी प्रकार से अपचयन विभव से हम बना सकते हैं, इससे हमको मिलेगा
मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। तो ये मानक शब्द क्या है उसको समझ लीजिए। अगर मानक शब्द समझ में आ गया तो फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर मानक ऑक्सीकरण विभव या फिर मानक अपचयन विभव की परिभाषा बनाना बहुत ही आसान है। और हमको किसकी परिभाषा बनाना है? हमको बनाना है मानक इलेक्ट्रोड विभव का। तो मानक मतलब क्या? मानक का मतलब होता है विलयन का तापमान 298 केल्विन हो। अगर विलयन जो है द्रव के रूप में है तो उसका तापमान होना चाहिए 298 केल्विन। मानक का मतलब क्या हो गया कि तापमान 298 केल्विन हो अगर द्रव के रूप में है तो। लेकिन अगर यहां पर विद्युत अपघट्य गैसीय अवस्था में है, गैस के रूप में है, तब यहां पर हमको कहना पड़ेगा एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब। अब यहां से समझिए, अगर सामान्य अवस्था में जिंक को हम डुबाए हैं जिंक सल्फेट के विलयन में, सामान्य अवस्था में, तब जिंक पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, और स्पष्ट कहेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। लेकिन इसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहेंगे? देखो, ये जिंक का क्षण है, उसको हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाए हैं, जिंक के क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में। और यहां कंडीशन क्या है? यहां पर होना चाहिए इकाई मोलरता 1.0 कैपिटल M मोलरता, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाला विलयन। साथ ही यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर हम केवल एक इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को लेकर के हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोड का, इसको ध्यान दो। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इसका, जिंक के ऑक्सीकरण विभव को हम कैसे परिभाषित करेंगे, वैसे ही हम कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड को भी परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा क्या बनेगा? देखो, किसी धातु के क्षण को उसके इकाई मोलरता वाले विलयन में, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर या एक वायुमंडलीय दाब पर डुबाने से उत्पन्न विभवांतर को उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कंडीशन क्या है? किसी धातु के क्षण को उसके अपनों ही आयनों के, मतलब जिंक लिए हैं तो जिंक सल्फेट, अपने ही आयनों के किस प्रकार का विलयन? इकाई मोलरता वाले विलयन में डुबाने पर। कंडीशन क्या है? 298 केल्विन ताप या एक वायुमंडलीय दाब पर। जैसे हम डुबाते हैं तो उस इलेक्ट्रोड में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? किसी एकल इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन ताप या एक वायुमंडलीय दाब पर अपने ही आयनों के इकाई मोलरता वाले विलयन में डुबाने पर उत्पन्न विभवांतर को उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं एकल इलेक्ट्रोड का, क्योंकि कॉपर के साथ जिंक को जोड़ दो या फिर जिंक के साथ कॉपर को जोड़ दो, उसका विभव जो है प्रभावित हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं एकल इलेक्ट्रोड का। तो ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक स्थिति में, यानी कि 298 केल्विन ताप यदि गैस के रूप में है तो एक वायुमंडलीय दाब। अब उसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं ये देखो। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव मानक स्थिति में निकालते हैं तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? सामान्य स्थिति हम लिखते हैं EOX। यहां पर हम लिखेंगे E0OX। ये नॉट क्या बता रहा है? ये मानक बता रहा है। EOX लिखोगे तो ये क्या बता रहा है? सामान्य स्थिति में ऑक्सीकरण विभव। लेकिन E0OX लिख दिए तो ये प्रदर्शित होता है मानक ऑक्सीकरण विभव को। इसी प्रकार से मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? ये जो E रेड है यहां पर क्या कर देंगे? E0 रेड कर देंगे। इसका संकेत हो जाएगा E0 रेड। ये नॉट बताता है मानक स्थिति को। अब यहां पर आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी हैं।
जिसकी सहायता से ये जो यूनिट है वो आगे बढ़ेगा। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, यहाँ पर दो चीज हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव। कॉपर में अपचयन हो रहा है तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं मानक अपचयन विभव। कैसे निकालते हैं इसको ध्यान देना। अगर हम जिंक को कॉपर के साथ जोड़ देंगे और इसके लिए हम मानक ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो ये मान जो है शुद्ध नहीं होगा। जिंक का हम मानक ऑक्सीकरण विभव निकाल रहे हैं किसकी सहायता से, कॉपर के साथ जोड़ करके। तो यहां जिंक का जो मानक ऑक्सीकरण विभव आएगा वो शुद्ध नहीं होगा। इस जिंक के मान को प्रभावित कर देगा कॉपर, क्योंकि कॉपर का स्वयं का भी विभव होता है। इसी प्रकार अगर हम कॉपर का मानक अपचयन विभव निकालेंगे, कॉपर का मानक अपचयन विभव किसकी सहायता से, जिंक की सहायता से या किसी अन्य धातु की सहायता से, तो यहां पर जो मान आएगा वो शुद्ध मान नहीं होगा, क्योंकि जिस धातु की सहायता से इसका हम मानक अपचयन विभव निकाल रहे हैं, इस धातु का भी अपना विभव होगा, और अपना विभव है मतलब ये कॉपर के विभव को प्रभावित कर देगा। आ रही है बात समझ में। किसी भी धातु का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव हम अकेले तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला रहना चाहिए ना। केवल जिंक का नहीं निकाल सकते, जिंक का विभव निकालना है तो उसके साथ हम किसी दूसरे धातु को जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे धातु को जोड़ करके हम जिंक का ऑक्सीकरण विभव निकालते हैं तो उसका मान शुद्ध नहीं होता है। जिस धातु के साथ जोड़े हैं वो जो है उसके विभव को प्रभावित कर देता है। क्यों प्रभावित कर देता है, क्योंकि उस धातु का स्वयं का भी विभव होता है। समस्या समझ में आ रही है तो उसका समाधान समझ में आएगा। किसी भी धातु का अकेले हम ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव ज्ञात नहीं कर सकते। किसी दूसरे धातु के साथ उसका विभव ज्ञात करते हैं तो वो मान शुद्ध नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उस धातु का स्वयं का भी विभव होता है। तो अगर हमको किसी धातु का शुद्ध विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर अगर हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ दें, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसके विभव को शून्य माना गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके विभव को शून्य माना गया है, मतलब ये किसी दूसरे धातु के विभव को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी खासियत ये होती है कि इसको हम एनोड के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं और कैथोड के रूप में। मान लो जिंक का निकालना है तो इस प्रकार से जोड़ दिए, अब ये काम कर रहा है कैथोड के रूप में। अगर कॉपर का निकालना है तो हम इधर जोड़ देंगे उसको, मतलब यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है, वो एनोड के रूप में। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके विभव को शून्य माना गया है और ये कैथोड के रूप में भी कार्य कर सकता है और एनोड के रूप में भी कार्य कर सकता है। मतलब अगर आपसे किसी ने यह पूछ दिया कि किसी धातु का शुद्ध विभव हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका जवाब होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। यहां तक आपको क्या समझना है कि किसी भी धातु का शुद्ध ऑक्सीकरण या अपचयन विभव निकालना है तो किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। अब देखो, हम जिंक का विभव निकाले। मान लो जिंक का विभव आ गया, जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव आ गया 0.76 वोल्ट, ये ऑक्सीकरण विभव है। कॉपर का हम निकाले तो कॉपर का मानक अपचयन विभव आ गया। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिंक के लिए जो हम निकाले हैं वो ऑक्सीकरण विभव है, ये जो है वो ऑक्सीकरण विभव है। किसकी सहायता से हम निकाले, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम जिंक का ऑक्सीकरण विभव निकाल लिए। इसी प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ही
कॉपर का हम निकाल लिए अपचयन विभव। तो ये जो कॉपर का लिखे हैं ये अपचयन विभव है, अपचयन विभव। जिंक का जो है वो मानक ऑक्सीकरण विभव है और कॉपर का जो है वो मानक अपचयन विभव है। लेकिन वर्तमान में यानी कि आईयूपीएससी पद्धति जो है उसमें मानक ऑक्सीकरण विभव का उपयोग नहीं किया जाता। हम निकाल रहे हैं मानक ऑक्सीकरण विभव, लेकिन उसका उपयोग हम मानक ऑक्सीकरण विभव के रूप में नहीं करते, बल्कि उपयोग में हम लाते हैं मानक अपचयन विभव। तो कॉपर का मानक अपचयन विभव तो हमको पता है, लेकिन जिंक का मानक अपचयन विभव निकालना है तो क्या करना है, केवल चिन्ह को बदल देना है। जैसे जिंक का ऑक्सीकरण विभव आया है 0.76, अगर हम जिंक का अपचयन विभव कहेंगे तो ये प्लस है तो उसको कर देना है -0.76 वोल्ट। मतलब अगर किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव निकालते हैं तो ऑक्सीकरण विभव के रूप में उसका उपयोग नहीं करते, उसका उपयोग हम करते हैं मानक अपचयन विभव के रूप में। तो ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो चिन्ह को बदल देते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस ले लेना है, माइनस रहेगा तो प्लस ले लेना है। तो ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव।